जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यमान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स पर। फर्राटा फिजिक्स में आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। ओवरऑल पूरी क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग डील करेंगे। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको पहले हम लोग नोट कर लें। क्लास 11 और फिजिक्स, क्लास 11 की फिजिक्स डिस्कस की जा रही है। चैप्टर जो होगा उसका नाम है चैप्टर 1 क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। और आज जो लेक्चर होने वाला है वो कौन सा है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, इससे पहले क्लास 11 का एक लेक्चर हो चुका है और वो लेक्चर था सिलेबस डिस्कशन। मतलब उस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि क्लास 11 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों के बारे में हमें क्लास 11 में नॉलेज होगा, उसका पूरा कंटेंट हमने डिस्कस किया था और 1 बाय 1 हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको बताया था। तो जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास 11 का सिलेबस डिस्कशन लेक्चर्स ज़रूर देख के आएँ। ओके, तो उसके बाद ये लेक्चर अटेंड करेंगे और ये पहला लेक्चर्स है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक आप जो है जर्नी ट्रैवल करिए, तो आपको फिजिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लेक्चर्स भी आज हम लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम लोग डिस्कशन टाइप का ये लेक्चर्स बनाएंगे, क्योंकि ये पहला लेक्चर्स है। तो कुछ चीज़ें हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा लेक्चर्स एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में सबसे पहली बात जो हम लोग करने चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस। तो चलिए बताइए व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है, चलिए यहीं पे बीच में हेडिंग डाल देते हैं, SCIENCE, साइंस। बताइए व्हाट इज साइंस। साइंस की जो डेफिनेशन बुक में लिखी गई है उसमें लिखा गया है ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द नॉलेज इज नोन एज साइंस। तो मेरा मानना लेकिन कुछ और है, तो मैं अपना मानना पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग उस पर जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो हमारा जो मानना है साइंस क्या है, साइंस इज एक्चुअली ए लॉजिक एंड कॉमन सेंस बेस्ड थ्योरी इज नोन एज साइंस। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि साइंस क्या है, लॉजिक पर जो बेस्ड थ्योरी होती है और जो कॉमन सेंस पर जो बेस्ड थ्योरी होती है, या उससे जो थ्योरी डेवलप होते चली जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब जैसे कॉमन सेंस क्या है, लॉजिक क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। कॉमन सेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको बोला जाएगा कि जैसे कोई बिस्किट्स है, सपोज दैट कोई बिस्किट है उसका प्राइस है 100 रुपये और दूसरा बिस्किट्स है उसका प्राइस है कितना, 250। तो आप बताइए कौन सा महंगा है, ये वाला महंगा है कि ये वाला महंगा है। जाहिर सी बात है ये वाला महंगा है। तो ये आपने कैसे बताया कि ये वाला महंगा है। तो जो चीज़ यूज़ करके आप ये बता रहे हो कि ये वाला महंगा है, दैट इज़ कॉल्ड द साइंस, दैट इज़ कॉल्ड द लॉजिक, कॉमन सेंस। तो आप किसी से भी बोलोगे कि यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 250 महंगा होगा, है ना। तो इसलिए ऐसी सारी थ्योरीज जो कॉमन सेंस पर और लॉजिक पर बेस्ड होती हैं, उससे डेवलप होती चली जाती हैं जो थ्योरी, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, साइंस बोल देते हैं। जैसे एक लाइन हमने ये खींचा और दूसरी बड़ी लाइन, तो कौन सी लाइन बड़ी है, ये वाली। तो जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि जिस मेथड का यूज़ करके आप ये बोल रहे हैं, माइंड की जिस स्टेट को आप यूज़ करके बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन स्मॉल है, उसी स्टेट ऑफ माइंड को ही हम लोग साइंस बोल देते हैं। तो हमें अगर हम ये बोले कि साइंस किसी चीज़ का नाम है तो नहीं, साइंस इज स्टेट ऑफ माइंड। तो इसका मतलब हम लोग साइंस की हमारी अपनी डेफिनेशन है,
ये मैंने खुद बनाया हुआ है, तो आप इसको वेरीफाई करके बताइएगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो साइंस की हम लोग अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, नई डेफिनेशन, तो क्या होगी इसको देखिएगा। समझ गए ना लॉजिक और कॉमन सेंस बेस्ड का क्या मतलब हुआ। तो साइंस इज स्टेट ऑफ माइंड और फेज ऑफ माइंड based on the logic and common sense। लॉजिक एंड कॉमन सेंस, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, साइंस। अब साइंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम लोग इसके पार्ट की बात करें तो पहला जो आपका आ जाता है बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा जो आ जाता है केमिकल साइंस, तीसरा जो आ जाता है फिजिकल साइंस, और चौथा जो आ जाता है जियोग्राफी, और नेक्स्ट आ जाता है स्पेस साइंस, ओके, ओशैनिक साइंस, ठीक है, और वेजिटेशन, इसको हम लोग बॉटनी बोल सकते हैं, बॉटनी साइंस, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स की साइंस होती है। रॉकेट साइंस है ना, रॉकेट साइंस। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी साइंस किस पे बेस्ड होती हैं, सिर्फ किस पे, लॉजिक एंड कॉमन सेंस पे बेस्ड होकर उसी से डेवलपमेंट होते हुए काफ़ी आगे निकल जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, साइंस बोल देते हैं, ठीक है। अब रॉकेट साइंस का कॉन्सेप्ट अलग है। अब रॉकेट साइंस का कॉन्सेप्ट वह यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे बायोलॉजिकल साइंस में। अब जियोग्राफिकल का कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल में नहीं लगा पाएंगे, केमिकल का फिजिकल में नहीं लगा पाएंगे। ओशैनिक साइंस का अलग है। ओशैनिक साइंस में आप ओशन के अंदर जो क्रिएचर्स रहते हैं, ओशन के अंदर जो वर्ल्ड रहता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। स्पेस साइंस में हम लोग जो गैलेक्सीज होती हैं, स्टार होते हैं और क्लस्टर्स होते हैं और जो प्लैनेट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर स्पेस में चीज़ें कैसे रहती हैं, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द स्पेस, वहाँ पे कैसे मतलब क्या क्या मटेरियल्स पाए जाते हैं, क्या जो केमिस्ट्री यहाँ पे वर्क करती है वही केमिस्ट्री वहाँ पे भी वर्क करेगी, जो फिजिक्स यहाँ पे काम करती है क्या वही फिजिक्स वहाँ पे काम करेगी। तो स्पेस की साइंस के बारे में जो हम लोग चीज़ें देखते हैं दैट इज़ द डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जब आप स्पेस, जैसे यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा एक देखो पूरा हम लोग अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब सांस ले रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई प्रेशर भी नहीं हमारे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन जब आप स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपके बायोलॉजिकल पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो अब स्पेस में अगर आप जाएंगे तो स्पेस में आपके बायोलॉजिकल सिस्टम काम नहीं करेगा, नसें फटना शुरू हो जाएंगी, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अब वहाँ पे ये जो बायोलॉजिकल साइंस यहाँ पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजिकल साइंस वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें अलग अलग साइंस को पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, अब देखिए मेरा लॉजिक और कॉमन सेंस को सपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि जैसे अब हम ऊपर गए तो अभी हमारे ऊपर क्या है, एक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे पड़ रहा है जो हमें अंदर की तरफ धक्का दे रहा है, और हमारा जो ये लंग्स है वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो हम बिल्कुल बैलेंस हैं। जैसे ही हम लोग ऊपर स्पेस में जाएंगे तो अब बाहर से प्रेशर लगाने वाला कम हो गया, तो ये प्रेशर क्या करेगा, बाहर लगा देगा। तो जैसे ये प्रेशर बाहर लगाएगा तो हमारी नसें धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएंगी। और जब कोई पाइप, आप देखिए, तो अब लॉजिक समझ में आ रहा है ना, इस वजह से हमारी नसें फटना शुरू हो जाएंगी। आप देखिए जब कोई पाइप यहाँ पे रहता है, अगर पाइप यहाँ पे है, देखिएगा ये पाइप है और इसका एंड फ्री और इस पे पानी बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, तो देखो ये पाइप ऐसे 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 करने लग जाती है, ऐसे ऐसे ना, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जैसे हमारी नसें वहाँ पे जाएंगी, इसमें तो खून बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और बाहर से आपने प्रेशर भी कम कर दिया, तो हमारी नसें धीरे धीरे फ्री होने के चक्कर में पूरी फटने लग जाती हैं। समझ गए? तो कहने का मतलब एक लॉजिक काम करता है, एक कॉमन सेंस काम करता है, उस पे बेस्ड जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड द साइंस।
आर यू गेटिंग द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ द साइंस? क्या आपको समझ में आया साइंस किस पे बेस्ड होता है? बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उस साइंस की हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। द बुकिंग डेफिनेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ऐसा जरूरी नहीं कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज हो सकता है वो लॉजिक पे बेस्ड ना हो। अब हमने पता लगा, हमने ये बोल दिया कि भैया 2 बड़ा है 4 छोटा है, 3 बड़ा है 6 छोटा है। अब 2 के बाद 3 तो रखे हैं ना, देखो सिस्टम से नहीं चल रहे हैं, तो सिस्टमैटिक भी रखे हैं, उसके बावजूद भी देखो साइंटिफिकली ये गलत है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड द साइंस, बल्कि ऐसा नॉलेज जो लॉजिकल और कॉमन सेंस पे खरा उतरता हो, केवल उसी को हम लोग साइंस बोलेंगे। आर यू गेटिंग द पैटर्न ऑफ द साइंस एक्चुअली? तो अगर आप, ये मैंने खुद से बनाया है और वही हम आपको समझा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कि हम आप पे थोप रहे हैं। अगर गलत हो तो आप भी अपना व्यू हमें दे के बता सकते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, आपका पूरी स्वतंत्रता है। आप कमेंट में कर दीजिएगा कि आपके हिसाब से साइंस क्या लगता है। ठीक है माय डियर क्लास 11th ऑब्जर्वर्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, लेकिन हमें इन सब के बारे में स्टडी नहीं करना है यहाँ पे, और क्योंकि हेडिंग जो हमने डाला है वो फिजिक्स का डाला है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो साइंस समझ में आ गया। अब साइंस की वो ब्रांच जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग लेते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दीजिए फिजिक्स, हेडिंग डाल दीजिए फिजिक्स। इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए और आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हैं क्या है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए फिजिक्स। द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉल्ड द फिजिक्स। हम लोग एकेडमिक लेक्चर्स में बहुत अच्छे से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द फिजिक्स। देखिएगा फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में हम लोग अपने आसपास की जो चीज़ें जो मैटर से रिलेटेड फिजिक्स होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिक्स। मतलब द साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब वो साइंस जो मैटर पर और उसके बिहेवियर पर, कि उसका कलर क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, कितना बड़ा मैटर है, कितना छोटा मैटर है, उस पर मास का, जैसे आप देखो हम ये मार्कर अगर हम तराजू पे रख दें तो इसका वेट आएगा ना, जैसे 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम आ जाएगा। अब कितना आ गया? 50 ग्राम। ठीक है, तो फिजिक्स यही आपको बताएगा कि 50 ग्राम क्यों आया। ओके, जब आप किसी को जला देते हैं, जैसे लकड़ी क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है ना, लकड़ी बर्न हुई लकड़ी बर्न हुई है ना, तो जब लकड़ी बर्न हो जाती है तो आप देखो, जब जिस समय लकड़ी बर्न नहीं हुई रहती उस समय उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, 50 किलोग्राम आप मान लो। जिस समय लकड़ी बर्न हो जाती है, उस समय आप देखिए उसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोग्राम तक, उसकी राख वगैरह जो बचती है 5 ही किलोग्राम तक। तो भैया 45 किलोग्राम कहाँ चला गया? तो आपको फिजिक्स से बताएगा कि वो 45 किलोग्राम कहाँ चला गया। फिजिक्स का जो स्टडी करने, फिजिक्स का जो दायरा है वो बहुत बड़ा दायरा है। फिजिक्स से आपको बताएगा कि फिजिक्स देखिए क्या क्या डील करता है। ये फिलॉसफिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको डील करता है। मतलब व्हाट इज़ आफ्टर द डेथ के बाद लोगों के साथ क्या होता है, उस पर भी रिसर्च चल रही है। और किस में चल रही है? वो फिजिक्स में ही चल रही है। ठीक है, तो फिलॉसफिकल जितनी भी बातें होती हैं वो सब फिजिक्स डील करता है। एक्चुअली जो आज फिजिक्स हम लोग स्टडी करते हैं, ये जो फिजिक्स आज है वो पहले फिजिक्स नहीं थी, वो पहले क्या थी? फिलॉसफी। इट वॉज द फिलॉसफी एंड एज द टाइम पासेस slowly it converted into the physics, and now this branch is becomes powerful.
ओके, तो पूरी फिजिक्स क्या करती है, पूरे फिलॉसफी को ही स्टडी करती है, डेवलप करती है। तो अगर आप फिलॉसफी पढ़ लेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको फिजिक्स समझ में आएगी, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द फिजिक्स देन इट मस्ट बी यू विल अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, जबकि इसका डेवलपमेंट इसी फिलॉसफी से ही हुआ है। ओके, तो कहने का मतलब फिलॉसफी आफ्टर द डेथ डील करता है कि क्या होता है, आत्मा क्या होती है, जो चीज़ हमें नहीं भी दिखाई देता है, बहुत छोटी से छोटी चीज़, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीज़, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसके बाद क्वार्क्स पाया जाता है, उसके बाद ग्लूवान्स पाया जाता है, लेकिन उससे भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कौन डील करता है, फिजिक्स डील करता है। आप एक गिलास पानी अगर आपको उठाना है तो आप तुरंत उठा के क्या कर लेते हो, पी लेते हो। अगर आपको एक मिट्टी उठाना होता है तो आप देखिए, यहाँ देखिए, जैसे ये कॉर्नर है, आप हर जगह साफ सफाई कर लेंगे, लेकिन कॉर्नर की मिट्टी कैसे हटाएंगे। आप देखिए, जब आप धूल को साफ करते हैं तो आप देखिए उठाते रहिए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब आप उसको उठाना चाहें तो नहीं उठता है। तो उसको अगर हमें उठाना है तो कैसे उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन डील करता है, फिजिक्स डील करता है। मतलब फिजिक्स छोटी से छोटी चीज़ भी डील कर रहा है, फिजिक्स बड़ी से बड़ी भी चीज़ें भी डील कर रहा है, जैसे अंतरिक्ष से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, कि अगर हम लोग मून पे चले जाएं तो क्या होगा हमारे साथ, अगर हम लोग जो है सैटर्न पे चले जाएं तो क्या होगा, या हमसे जो दूसरी गैलेक्सी है वो कितनी दूर है, डिस्टेंस के बारे में भी पूरा कौन बात कर रहा है, फिजिक्स ही डील करता है। सो फिजिक्स हैव ए वेरी वैरिड एरिया। ओके, तो मतलब फिजिक्स छोटी से छोटी चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों तक, आपके पास जितना भी बड़ा डायमेंशन होगा वो सब फिजिक्स के अंडर डील होगा। ओके, तो ठंडा और गर्म, जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ओके, हॉटनेस एंड कोल्डनेस भी यही डील करेगा। लाइट के बारे में भी यही डील करता है। और उसके बाद जो है, जो थंडर स्टॉर्मिंग होती है, थंडर स्टॉर्मिंग, बिजली कड़कती है तो हम लोग डर जाते हैं ना, थंडर स्टॉर्मिंग जो होती है वो भी कौन डील करता है, फिजिक्स डील करता है। और सन के पास एनर्जी कैसे आ जाती है, वाई सन हैव एनर्जी, अब देखिए फिजिक्स क्या क्या डील कर रहा है, सन के पास एनर्जी क्यों आ जा रही है, कैसे सन के पास इतनी एनर्जी है कि लगातार हमें वो जो है हीट पे हीट देते चला जा रहा है। तो फ्रॉम वेयर दिस एनर्जीज कम्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें पूरा फिजिक्स डिस्कस करता है। तो फिजिक्स भी अलग अलग ब्रांचेस डिस्कस करता है, तो अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग नाम है। जैसे लाइट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनाब, ऑप्टिक्स बोलते हैं। ओके, वी कॉल्ड द ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ द फिजिक्स दैट इज रिलेटेड टू द लाइट इज कॉल्ड द ऑप्टिक्स, एंड द स्टडी रिलेटेड टू द गैसेस is called the kinetic theory of gases, thermodynamics. Okay, और the study of the science which is related to the magnetism, मैग्नेट से रिलेटेड, जो मैग्नेट क्या करता है, देखो चिपक जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि नागिन डांस करा देते हैं ये लोग। देखो मैग्नेट जो होता है, तो मैग्नेट क्वेश्चन उठता है ना, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, क्यों चिपक जाता है, तो उसकी स्टडी जो होती है उसको हम लोग तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए सॉरी। चलो देखो, तो मैग्नेट जो होता है ना, इसको ध्यान से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे ना प्लीज़। देखो मैग्नेट जो होता है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को चिपक जाता है ना, अट्रैक्ट कर लेता है, रिपेल भी करता है। क्वेश्चन उठता है कि मैग्नेट के पास ऐसा क्या है जो वो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो ये कौन बताता है, ये फिजिक्स ही बताती है। ठीक है, तो कहने का मतलब, अच्छा इस वाले ब्रांच का जो मैग्नेट से रिलेटेड स्टडी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म फिजिक्स। आप समझ पाए फिजिक्स क्या है। तो कहने का मतलब फिजिक्स ऑल अबाउट द रिलेटेड टू द मैटर एंड एनर्जी। मैटर का बहुत सारा टाइप्स होता है, तो फिजिक्स कहता है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज़ है
वो या तो मैटर है या तो एनर्जी है। अगर वो मैटर है तो मैटर है, अगर मैटर नहीं है तो वो क्या है, एनर्जी। तो जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जो चीज़ हम लोग टच कर सकते हैं, जिसके पास मास होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है, जिसके पास टाइम होता है, दैट इज रिलेटेड टू द मैटर। एंड द थिंग्स विच वी आर नॉट एबल टू सी इज कॉल्ड द एनर्जी। और किसी चीज़ को एनर्जी मिलेगी, किसी चीज़ को एनर्जी मिलेगी तभी वो चीज़ वर्क करेगी। विदाउट एनर्जी वी वुड नॉट एबल टू परफॉर्म एनी वर्क। ओके, ओवरऑल तो पूरी की पूरी चीज़ क्या है, आइदर मैटर और एनर्जी। और इसके डिफरेंट बिहेवियर्स को जो बताता है, जो डील करता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द मैटर एंड एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट बिहेवियर्स in the different portions of the science, like the science related to the light is called the optics, and the science related to the gases is called the kinetic theory of gases and thermodynamics, and the science related to the magnet is called the magnetism. These are called the physics. So physics have a many varied types of fields. It deals the very smallest particle as well as it deals very largest particle and at a very distant particle as well. ओके तो अब हम लोग देख लेते हैं कि फिजिक्स, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिजिक्स पढ़ते क्या और फिजिक्स बताती क्या है, तो अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने फिर से बोला ये डिस्कशन का थोड़ा सा लेक्चर्स है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, देखते चलिएगा। चलिए, नाउ आई एम रिमूविंग दी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर फिजिक्स जो है मैटर एंड एनर्जी और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो फिजिक्स को मतलब फाइनली फिजिक्स क्या बताती है, समझ गए ना फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स हम लोग कैसे पढ़ें, हमें तो अभी तक फिजिक्स से बड़ा डर लग रहा था, अब लेकिन फिजिक्स कैसे पढ़ें। हमारा दोस्तवा कहता था फिजिक्स बड़ा आसान है, लेकिन हमको आज तक नहीं समझ में आई फिजिक्स। लेकिन अब फिजिक्स समझना है तो कैसे समझें, बताइए। तो इसी को आसान बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले कुछ डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए, फिजिक्स आखिर डील क्या करता है, तो अब हम लोग देखते हैं। जैसे नेचर में बहुत सारी फिनोमेनास होती हैं, नेचुरल फिनोमेना। आगे देखते चलिए, सारी जानकारी आपको लेना है, कहीं से आप डिफीट नहीं खाना है। ओके, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेनास जैसे आप देखिए कि सूरज का सनसेट एंड सनराइज होना, और आकाश का नीला दिखाई देना, लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना, है ना, और इंद्रधनुष का बनना, रेनबो फॉर्मेशन। ओके, रेनबो फॉर्मेशन। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे बहुत सारी फिनोमेनास होती हैं, जैसे थंडर स्टॉर्मिंग फिनोमेना हो गई, पानी का बरसना, बादल का बनना, इवेपोरेशन प्रोसेस, और ये जो फॉग बन जाता है ठंडी में, है ना। और जब आप देखिए एक ठंडा पानी भरिए किसी गिलास में, तो उसके चारों तरफ देखो वाटर ड्रॉपलेट्स आके इकट्ठा हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, फिजिक्स जो होता है वो ऑल द नेचुरल फिनोमेना दैट अकर्स इन ऑल अराउंड अस डेल्ट बाय द फिजिक्स। तो फिजिक्स की हेल्प से हम लोग नेचुरल फिनोमेना को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो फिजिक्स इज ए टूल टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स इज ए टूल टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना। तो अगर हम लोग फिजिक्स जान गए तो हम लोग जो आप कहोगे उसी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देंगे, इस वजह से वो हो रहा है, उसका रीज़न हम लोग बता देंगे। तो फिजिक्स एक्चुअली इज ए रीजन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। और ओके, और ये पूरा लॉजिक और कॉमन सेंस पे ही बेस्ड होता है। मैंने पहले ही बता दिया, पूरी की पूरी साइंस इसी पे बेस्ड होती है। इवन पूरे वर्ल्ड में जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं, जितनी भी अच्छी किताबें हैं, वो हमेशा तार्किकता पे बेस्ड हैं, लॉजिक पे बेस्ड है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। अगर वो बुक कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग को फॉलो नहीं कर पाती है, उसको वेरीफाई नहीं कर पाती, उसको प्रूफ नहीं कर पाती है, तो वो बुक पढ़ने लायक नहीं होती है। ओके, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो चीज़ें हों वो लॉजिक पर बेस्ड हों
और इसी को हम लोग साइंस बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ फिजिक्स इज ए टूल टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना। ओके, तो नेचर में जितनी नेचुरल फिनोमेना होती है उसको फिजिक्स की हेल्प से ही एक्सप्लेन किया जाता है। अब फिर जो क्वेश्चन उठता है कि फिजिक्स से कैसे एक्सप्लेन करें। अब क्या फिजिक्स वर्ड है इसी को लेके एक्सप्लेन कर दें? तो अब हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है नेचुरल फिनोमेना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये वाटर है, दिस इज़ वी हैव द वाटर, और ये इसका टेम्परेचर आप ले लो, टेम्परेचर ना लो, आप मेरे को ये बताओ, ये वाटर है और ये दूसरा वाटर 1 और ये वाटर 2, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा कि ये वाटर क्या है, ये वाटर कोल्ड है और ये वाटर क्या है, हॉट है, ठीक है। तो जब आप टच करने जाओगे तो आपको लगेगा यार ये तो कोल्ड है, आप इसको टच करने जाओगे तो आपको लगेगा ये हॉट है, आप तुरंत टच करके आप जल जाओगे, आप बोलोगे ये तो हॉट है, ये कोल्ड है ना। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना हॉट है और कितना कोल्ड, इससे कितना कोल्ड है, मतलब इससे कितना हॉट है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप कैसे बताएंगे कि इससे कितना हॉट है या ये इससे कितना कोल्ड है? तो इसको बताने के लिए फिजिक्स क्या करती है कि एक टूल डिसाइड करती है फिजिक्स। अब फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का जो टूल होता है वो कौन है? फिजिक्स। अब फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए ये भी अपना टूल डिसाइड करती है, ये तो फिजिक्स भी अपना टूल डिसाइड करेगी। और जब फिजिक्स अपना टूल डिसाइड करेगी तो फिजिक्स का जो टूल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे, दैट टूल इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत बड़ा क्वांटिटी हम लोग बात करने चल रहे हैं पूरी फिजिक्स को स्टडी करने के लिए। जो पहला स्टेप हमारा होता है उसकी हम लोग बात करने चल रहे हैं कि कैसे फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। तो एक्चुअली फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना को डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करती है, वो सबसे पहले क्या डेवलप करती है? फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल फिनोमेना। जैसी नेचुरल फिनोमेना वैसी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इसका मतलब फिजिक्स सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करेगी, उसी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करेगी। ओके, जैसे अगर हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक, अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इसका मतलब अगर हम लोग इसको समझ जाएं फिजिकल क्वांटिटी को, देन वी विल एबल टू एक्सप्लेन द ऑल द नेचुरल फिनोमेनाज। और नेचुरल फिनोमेनाज लाखों करोड़ों अरबों में हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बहुत सारी फिनोमेनाज है, बहुत सारी, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को हैंडल करना सीख गए तो इसकी हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे नेचुरल फिनोमेना को। तो हमारा टारगेट अब क्या होगा समझना, फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज फिजिक्स, तो पूरी फिजिक्स यही काम करेगी। द होल फिजिक्स डू द सेम थिंग्स। व्हाट इट फर्स्ट इंट्रोड्यूस ए फिजिकल क्वांटिटी एंड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इट एक्सप्लेन्स द नेचुरल फिनोमेना। तो ये जिम्मेदारी दे रहा है फिजिक्स को, फिजिक्स आप डिसाइड कर रहा है और उसके बाद ये एक्सप्लेन कर रहा है। समझ आया? तो अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो उससे पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल क्वांटिटी। चलिए फिजिकल क्वांटिटी अब हम लोग लिखेंगे, क्या होता है इसको देखिए। समझ आ रहा है ना कि क्या क्या करना है और क्या अब आगे पूरी फिजिक्स हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसको देखते चलें। फिजिक्स बहुत वेरिड है, इसको समझना थोड़ा सा जो है क्रिटिकल तो है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल दैट यू मे अंडरस्टैंड इज वेरी ईजिली। बस आपको ध्यान से सुनना है, आपको प्रेशर लेके काम नहीं करना है, ओनली यू हैव टू मेक द कॉन्सेंट्रेशन हियर। चलो हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को अब हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी इज ए टूल ऑफ फिजिक्स, इसको लिख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी इज ए टूल ऑफ फिजिक्स
with the help of which we can explain the natural phenomena, with the help of which we can explain the natural phenomena, like natural phenomena, like नेचुरल फिनोमेना में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक मोशन के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितना मोशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी नेचर में बहुत सारी चीज़ें देखो उड़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है, मोशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और किसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पेस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, अब हमने देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ हमने यहाँ इतनी दूर पे रख दिया, ठीक है, इतनी दूर पे हमने रख दिया ना, है ना। तो अब इतनी दूर स्पेस तो चला गया ना, अब इतनी दूर का स्पेस इस बॉडी ने ले लिया, तो अब कैसे बताएंगे कि कितना स्पेस लिया गया है। तो उस कितना को बताने के लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, जिसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो अभी हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अब इसको समझेंगे, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो अल्टीमेटली आपको समझाकर फिजिकल क्वांटिटी तक लाना था। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके अगले वीडियोस में हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन और यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट एंड मेजरमेंट, एंड इफ वी टेल यू द डायरेक्टली यूनिट एंड मेजरमेंट देन यू वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज बिलीव मी। अंग्रेजी देख रहे हो, चलो। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे ना, तो ये क्या होता है, जैसे स्पेस हो गया, और उसके बाद कोल्डनेस हो गया, कोल्डनेस हो गया, हॉटनेस हो गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। तो जो एक्सप्लेन करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ से आपकी चीज़ें और ज़्यादा सिस्टमाइज शुरू हो जाती हैं। तो अब देखिएगा व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया, ठीक है। चलिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कोल्ड है ना, और ये क्या है, हॉट है, ठीक है। दिस इज कोल्ड, दिस इज हॉट। तो अब जब आप इसके पास जाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा, इसके पास आप जाएंगे तो आपको गर्म लगेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये इससे कितना ठंडा कितना गर्म है, या कितना ठंडा है ये, इसको कैसे बताएंगे। तो ठंडा गर्म को बताने के लिए हम लोग एक पैरामीटर यूज करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें होंगी, वो चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, तो अब उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे ये ठंडा है या गर्म है, अब उसको हम लोग बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कितना है भैया, गर्म है तो थोड़ा गर्माओ इसको, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि भैया कितनी जगह लिया हुआ है ये, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इतनी जगह लिया हुआ है, हम बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्लेन्स द स्पेस, स्पेस ऑफ द क्वांटिटी इट इज व्हाट इट इज ऑक्यूपाइड। तो वॉल्यूम का मतलब स्पेस। तो जब भी कहीं आपको स्पेस बताना है कि कितना स्पेस लिया हुआ है, कितनी जगह उसने लिया है, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम। तो उसने कितना वॉल्यूम लिया हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है, समझ गए। और जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम हो गया, और टाइम आप देखिए, एक इंसान पहले पैदा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे यंग होता है, एंड देन आफ्टर द ओल्ड एंड देन अंडरगोज द डेथ, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब एक ऐसी चीज़ है जो बीत रही है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो बीत रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइम जो डिसाइड होगा, अब किसी चीज़ का जो पास होना होता है वो किसके खाते में जाएगा, टाइम के खाते में। कोई चीज़ कितना ठंडा गर्म है वो किसके खाते में जाएगा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर उसको बताएगा कि कितना ठंडा कितना गर्म है। कोई चीज़ कितनी जगह ले रहा है वो किसके खाते में जाएगा, वॉल्यूम के खाते में।
कोई एक डायरेक्शन में कितनी जगह ले रहा है, वो किसके खाते में जाएगा, लेंथ के खाते में। तो लेंथ का मतलब क्या हुआ, द मीन्स ऑफ द लेंथ इज स्पेस इन वन डायमेंशन। तो लेंथ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। एरिया, एरिया क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। एरिया टू डायमेंशन में कोई चीज कितनी जगह ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ओके, अब कोई चीज मोशन कर रही है, समथिंग इज इन द मोशन, तो मोशन को डिसाइड करने के लिए अब क्वेश्चन उठता है कितना मोशन कर रहा है। कोई चीज़ देखो बहुत धीरे 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 मूव करती रहती है, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे, कोई चीज़ बहुत जल्दी 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 मूव कर जाती है। तो क्वेश्चन उठता है कि कितना मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग बताते हैं वेलोसिटी। उसके लिए नई फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड होती है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। यस, इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस आपको बताएगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना गैप है। द अमाउंट ऑफ गैप टेल्स अबाउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जिम्मेदारी है कि वो गैप बताए, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी, अब कोई चीज़ मोशन कर रही तो आप तुरंत बता सकते हो, जैसे वेलोसिटी बताओगे ना, लोगों को जैसे होता नहीं है कि 10 की स्पीड से चल रहे हैं, तो अब लोग कहते हैं भैया इतना धीरे चलोगे तो कहाँ से पहुँच पाएंगे। अब कोई बोल रहा है भैया 80-90 की स्पीड से चल रहे हैं, तो होता है ना कि भैया 80-90 की स्पीड से चल रहे थे, बताओ कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो हमने क्या बताया, हमने ये थोड़ी बताया कि मोशन बहुत ज़्यादा था, हमने बता दिया कि स्पीड कितना है, 80-90, 18-90। आपने अंदाज़ा लगा लिया ना, इसका मतलब बहुत तेज़ मूव कर रहा है। हमने आपको बताया कि भैया स्पीड कितनी, हमने कुछ बोला नहीं, ध्यान से समझिएगा। हमने ये आपसे नहीं बोला कि हमने बहुत धीरे चल रहे हो कि बहुत तेज चल, हमने सिर्फ एक चीज़ क्या बोला, हमने ये बोला कि भैया वो केवल 10 की स्पीड से चल रहे थे बस। वो हमने बोला कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, तो आप तुरंत अंदाज़ा लगा लोगे कि भैया इसका मतलब वो धीरे चल रहे थे। तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड जो स्पीड होती है, स्पीड इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्कस अबाउट द मोशन। तो ये मोशन को बताता है। अब मास इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, मास इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। अब किसी चीज़ का वेट अगर आपको निकालना है, किसी चीज़ का मास जितना ज़्यादा होता है उसका वेट भी उतना ज़्यादा होता है। तो हम आपसे बोलेंगे, हमने आपसे केवल इतना बोला, अब जैसे हम कोई बाल्टी उठा रहे हैं, हमसे नहीं उठ रहा है, हमने, अब कोई हमसे पूछा कहा भैया उठा नहीं पा रहे हो, हमने कहा हाँ नहीं उठा पा रहे हैं, 5 किलो है। बोले 5 किलो नहीं उठा पा रहे हो, हमने क्या बोला 5 किलो। तो उन्होंने क्या बोला, हमने बोला सिर्फ क्या 5 किलोग्राम, उन्होंने कहा 5 किलोग्राम आप नहीं उठा पा रहे हो, इतना कम वेट। हमने बोला भैया 1 कुंटल, 1 कुंटल 100 किलोग्राम, उन्होंने कहा भैया 100 किलोग्राम तो आपसे नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि 100 किलोग्राम वेट ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास क्या बता रहा है, मास इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी दैट टेल्स अबाउट द वेट। तो इसका मतलब ये हुआ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग टाइप के फिनोमेनास को एक्सप्लेन करती हैं। तो इसलिए हमें अगर मोशन को बताना है तो स्पीड, अगर वेट को और मास को बताना है, मतलब कंटेंट ऑफ मैटर को बताना है तो मास, इसका मतलब नेचुरल फिनोमेना को बताना है तो फिजिकल क्वांटिटी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम स्टिकिंग द नेचुरल फिनोमेना विद फिजिकल क्वांटिटी? तो नेचुरल फिनोमेना को बताने के लिए उस करेस्पॉन्डिंग नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करनी होगी। समझ गए? तो अब समझ में आया ना व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो यहीं से आपकी फिजिक्स शुरू होती है, फिजिकल क्वांटिटी से, और धीरे धीरे बहुत आगे हम लोग निकलते चले जाते हैं। ओके, समझ गए ना? तो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज क्या क्या बताएं, मास, टाइम और टेम्परेचर और स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, डेंसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इम्पल्स, वर्क, पावर, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं। समझ गए? तो आज हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ का अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और उसके बाद हम लोग जो है धीरे धीरे यूनिट एंड मेजरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आर यू गेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी? कहीं पे अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें तुरंत जो है कमेंट पे बता सकते हैं, और उस टॉपिक को बता सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया है। तो उस टॉपिक पे हम लोग अलग से डिस्कशन या अलग से वीडियो हम आपको बना के बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है? ओवरऑल ये पूरा जो डिस्कशन था, that discussion is related to the, that is not a proper discussion, you may say that, because we have trying to develop the concept of the physics, understand the physics, how the physics is developing। तो हम लोग इस पे पूरा बात किए। तो ये भी कहीं ना कहीं से हम लोग मतलब एक तरीके से ऐसे आ रहे थे, बहुत सारी बातों को लेकर अपने सिलेबस की तरफ ऐसे कन्वर्जिंग वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज हम चाहते तो आपको बिल्कुल पैरेलल वे में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ये सब डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है? तो आई होप कि अगर आप पूरा लेक्चर्स देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है? तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। बाय द वे, आप इस समय फर्राटा फिजिक्स का लेक्चर्स देख रहे हैं, और हम आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं कि फर्राटा फिजिक्स क्लास 11-12 का एकेडमिक लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, और साथ ही कम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE मेंस एंड एडवांस और नीट के न्यूमेरिकल बेस्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग IIT JEE एडवांस नीट की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी जो लोग हैं जो जिनको फिजिक्स अच्छी लगती है, जो फिजिक्स में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, जिनका फिजिक्स से बहुत लगाव है, और तो उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाएं। अब हम लोग बहुत अच्छी काफ़ी सारी बातें करेंगे, और हमने एक और चीज़ पे थोड़ा सा फोकस किया है कि जो नई रिसर्च होती है फिजिक्स पे, उसको भी हम आपको बताते रहें। तो अपडेट में हम कोशिश करेंगे कि आप तक अपडेट पूरा पहुंचता रहे, ताकि आप अपने नॉलेज को, अपनी चीज़ों को, अपने अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस कर पाएँ। ठीक है? तो चलिए, आपसे अब विदा लेने का टाइम आ गया है। इतनी देर हम लोग डिस्कशन किए, फिर से मिलेंगे मतलब अगले लेक्चर्स में। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करिएगा। ठीक है? और अब हम लोग इसको लेक्चर्स को स्टार्ट कर दिए हैं, तो प्रॉपर लेक्चर सब आपको मिलता रहेगा क्लास 11 का। आप एक प्रॉपर नोट्स लेके उसको लिखते चलिए, अंडरस्टैंड। अच्छा, मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, मैं आपको बहुत ज़्यादा बोझ नहीं दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करें। आपको सिर्फ इंटरैक्टिव तरीके से हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, जिसमें आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत है, आपको ध्यान से चीज़ों को सुनना पड़ेगा। ठीक है? तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। दिस इज़ माई मतलब गारंटी, यू मे से दैट। तो चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और ठीक है, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें देखते हैं। ठीक है? चलें? चलो ठीक है ना, बाय।